6 दिसंबर वह शाम काफी भारी थी। आशंकाओं के बादल देश पर मंडरा रहे थे। हर कोई एक अलग ही मनोस्थिति से गुजर रहा था। कार सेवकों ने बाबरी परिसर को समतल करने के बाद अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया था। नीचे के चबूतरे से ऊपर तक 18 सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया ताकि रामलला का दर्शन करने आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच रामलला की मूर्ति गायब होने की बात सामने आई। कार सेवकों में से किसी ने बाबरी परिसर से रामलला को लेकर निकले पुजारी आचार्य सत्येंद्र के हाथ से मूर्ति गायब कर दी थी। अस्थायी मंदिर निर्माण होने के बाद रामलला नहीं मिले तो हड़कंप मच गया। वहीं केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार मूर्ति स्थापित होने के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अयोध्या के सीनियर पत्रकार बीएन दास बताते हैं कि केंद्र की ओर से अयोध्या मामले का प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री पीआर कुमार मंगलम को बनाया गया था। वह अयोध्या की स्थिति की पल पल जानकारी ले रहे थे। पूछ रहे थे कि मूर्तियां अस्थायी मंदिर में रखी गईं या नहीं। केंद्र सरकार उस दिन मूर्तियों की स्थापना को लेकर विशेष रूप से सक्रिय थी। राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की भी दिलचस्प कहानी है। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। इस इमारत के बार बार टूटने और बनने के दौरान यहाँ मूर्तियां भी बदलती रहीं। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने जिस मूर्ति को गायब किया था वह 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को बाबरी मस्जिद में रखी गई थी। 500 साल पहले जब मीर बाकी ने मस्जिद को मंदिर पर खड़ा किया था उस समय विक्रमादित्य की ओर से स्थापित मूर्ति की पूजा होती थी। मीर बाकी के विध्वंस के बाद वह मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। ओरछा की महारानी अयोध्या आई थी, अपने साथ वह मूर्ति ले गई। ओरछा में आज भी वह राजा राम मौजूद हैं। वहां के राजा राम धनुर्धर नहीं, रामलला है। वर्तमान समय में भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देता है। रामलला की मूर्ति गायब होने के बाद केंद्र की पीवी नरसिंह राव सरकार हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम ने अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को संपर्क साधा। वह कांग्रेस समर्थक थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा था, दुकानें बंद थी। राजा साहब को जैसे ही मामले की जानकारी मिली उन्होंने अपने घर में रखी गई रामलला की मूर्तियों को अस्थायी मंदिर में स्थापित किए जाने के लिए भेज दिया। राजा साहब की दादी ने इसी प्रकार के काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर इन मूर्तियों को रखा था। मूर्तियां रखे जाने के बाद राजा साहब ने पीआर कुमार मंगलम को फोन किया। उन्हें अस्थायी मंदिर में मूर्तियों को रखे जाने की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद नरसिंह राव सरकार एक्टिव हुई। पीवी नरसिंह राव सरकार ने तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाई। यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। हालांकि यह भी सत्य है कि कैबिनेट के इस निर्णय के 3 घंटे पहले ही कल्याण सिंह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके थे। इसके बावजूद उनकी बर्खास्तगी का नाटक रचा गया। कैबिनेट की सिफारिश गृह मंत्री एसबी चौहान खुद लेकर राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने हाथों हाथ राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जारी कर दी। अब अयोध्या केंद्र के हवाले थी। अयोध्या के बाबरी विध्वंस की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जो कांग्रेस नेता अयोध्या में त्वरित कार्रवाई करना चाहते थे गोली चलाकर ढांचे को बचाने की बात कर रहे थे। जब कार्रवाई का वक्त आया तो बगलें झांकने लगे। 6 दिसंबर की रात 9 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद भी अगले 36 घंटे तक केंद्र सरकार अयोध्या में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। कार सेवकों से विवादित परिसर खाली नहीं कराया जा सका। इसके पीछे हिंदुत्व की जमीन हथियाने की सोच थी। इसने कांग्रेस के सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचाई। यही वजह रही कि आने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक वर्ग ने कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताना शुरू कर दिया। इसी वजह से राहुल गांधी ने 2014 में कहा था कि अगर केंद्र में पीएम की कुर्सी पर गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य होता तो अयोध्या में बाबरी नहीं गिरता। एक प्रकार से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नरसिंह राव सरकार पर हमला बोला था। बाबरी विध्वंस के बाद की स्थिति की कहानी
आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।